Radhe Radhe, Jai Sri Krishna. This video of mine has an option of choosing captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज अपन अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 65वां एपिसोड देख रहे हैं और इस एपिसोड पर भी एपिसोड नंबर 8 का डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो अपन आधुनिक जो भौतिकी है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो इसमें भौतिक विज्ञान है, भौतिकी जो है, भौतिक विज्ञान से भी आप भौतिकी समझना। तो भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है, एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स है वो मोटे आकार की वस्तुएं जिनको अपन आंखों से देख सकते हैं, जिनको अपने वैदिक शास्त्रों में वैदिक शास्त्रों में तो मूर्त का अलग है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में उनको मूर्त बोला गया है, मूर्ति के समान, जिसको अपन स्पर्श करके या छू कर या किसी प्रकार से भी अन्य विधि से उसका अपन प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। तो मूर्त चीजें वो भी होंगी जिनमें द्रव्यमान होता है और जो आयतन घेरती है, वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। और अमूर्त चीजें वो होंगी जिनमें द्रव्यमान नहीं है या फिर जो स्पेस में आयतन अपना स्थान नहीं घेरती है, उनको अपन अमूर्त मानेंगे। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो बड़ी वस्तुओं के इंटरेक्शन से, अंतःक्रिया से उत्पन्न होने वाले बल है ना, ऊर्जा इत्यादि से संबंधित है वो। और तो उसके सूत्र भी बहुत आसान है, उनकी गणनाएं भी बहुत आसान है, साधारण गणित के जो नियम है ना, जैसे अपन जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल इत्यादि, साइन थीटा कोस थीटा, इस प्रकार की जो गणितीय प्रक्रियाएं हैं उनसे अपन उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। दूसरा है माइक्रोफिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स की प्रगति कैसे हुई, ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है संक्षेप में। उससे आपको क्या है कि साइंस किस प्रकार से डेवलप होती है वो समझने में आसानी मिलेगी। और वेदों की रचना और उनकी जो ऋषि मुनियों की गणना थी ना, जब आप ये पूरा विज्ञान को पहले समझ लेंगे ना, तो फिर वेद वगैरह सारे आपके बहुत आसानी से, संस्कृत में घोटा लगाने की जरूरत नहीं है, हिंदी में पढ़ते जाओगे आपको अपने आप ही कोरिलेट हो जाएगा सब चीजें। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी जो होती है, काले रंग का ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको जब अपन गर्म करते हैं तो वो क्या है कि सभी प्रकार का रेडिएशंस उत्पन्न करती है, वो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें उसे उत्पन्न होती है। उसका कुछ पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा जिसको अपन इंफ्रारेड बोलते हैं, कुछ पार्ट दिखाई देगा जिसको अपन दृश्य भाग बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, और कुछ भाग है जो फिर हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन उनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो क्या नाम वेवलेंथ है वो कम होएगी या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो पूरा स्पेक्ट्रम है ना, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको अपन लाइन में करें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको अपन जमा करें ना, तो इसमें सबसे पहले आ जाएंगे आपकी रेडियो तरंगे, फिर आपकी माइक्रोवेव्स हैं, और फिर आपकी इंफ्रारेड है, और फिर आपका दृश्य प्रकाश है जिसमें सबसे नीचे लाल रंग होएगा, सबसे ऊपर बैंगनी रंग, बीच में सातों रंग आपके, और फिर उसके बाद में पराबैंगनी है, अल्ट्रावायलेट, फिर आपके बाद में एक्सरे है, और फिर आपके बाद में गामा किरणें है। तो गामा किरणों की अंत में कोई सीमा नहीं है, वो अनंत फ्रीक्वेंसी तक हो सकती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो जीरो फ्रीक्वेंसी से लेकर अनंत फ्रीक्वेंसी तक है। और फ्रीक्वेंसी और क्या नाम है वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्घ्य, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, फ्रीक्वेंसी उसकी अधिक होती है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ये 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की चीजें हैं। तो ब्लैक बॉडी जो है, काले रंग की जो वस्तु होती है, तो आप इसको सिंपल यही मान लीजिए जैसे सिरेमिक का कोई टुकड़ा है, सिरेमिक जो होती है ना, चीनी मिट्टी, उस पर आप कार्बन ब्लैक यानी दिए में तेल लेके ना उसको जलाओ आप, तो तेल के जलने से जो कार्बन पार्टिकल उत्सर्जित होंगे ना, वो प्योर कार्बन के पार्टिकल है, उसमें और इतनी डस्ट वगैरह नहीं होती।
उससे आप एक धब्बा बना लो सिरेमिक की प्लेट पर। मजेदार एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको। और उस धब्बे को ना बिल्कुल गोलाकार कर दो, एकदम जैसे टिक्का लगाते हैं। बाकी का वो कालिक है ना, वो हल्की कालिक लगी और वो सब हटा दो आप। तो आप उसको धूप में देखेंगे या सामान्य प्रकाश में देखेंगे तो बाकी सिरेमिक की प्लेट तो आपको सफेद दिखाई देगी, और जो काला धब्बा है काजल वाला, वो आपको काला दिखाई देगा। तो चीजों के रंग हमें कैसे दिखाई देते हैं? ऐसा कोई मटेरियल जो प्रकाश के सातों रंगों का परावर्तन करता है। तो सफेद प्रकाश उस पर डालेंगे, सभी रंगों का परावर्तन कर देगा, तो वो चीज हमें सफेद दिखाई देती है। और कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कार्बन ब्लैक है, तो क्या नाम ये काजल वाला जो चीज है कार्बन ब्लैक, वो प्रकाश की सभी सातों रंगों को अवशोषित कर लेता है, बाहर कुछ निकालता नहीं है। तो वो चीजें हमें काले रंग की दिखाई देती है। तो काले रंग की चीज का मतलब है कि वो उस पर गिरने वाले प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है। सफेद रंग की चीज है वो सातों रंगों को वापस उसी अनुपात में ही परावर्तित कर देती है। तो सामान्य यानी जब वो ठंडी है प्लेट, तो सामान्य प्रकाश में हमें बाकी सिरेमिक प्लेट सफेद दिखाई देगी, और जो काजल वाला भाग है वो हमें काला दिखाई देगा। अब आप उसको एक भट्टी के अंदर, कोयले की भट्टी जैसी अंगीठी है उसमें गर्म कर लो आप, पूरा कोयले जैसी हो जाए, लाल रंग की वो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाए। फिर उस सिरेमिक प्लेट को ले जाके अंधेरे कमरे में ले जाओ आप, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो जो काजल वाला काला भाग है ना, वो तो चमकता है बल्ब की तरह, सभी के सभी रंग उत्सर्जित कर रहा है वो। और सफेद वाला भाग है ना, वो आपको दिखाई देगा काला। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का पूरी कंसेप्ट है। यानी ब्लैक बॉडी जो है ना, वो ठंडी अवस्था में सभी रंगों का अवशोषण करती है, और गर्म अवस्था में वो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें, या मोटे रूप से आप ये कह लो सभी रंगों का उत्सर्जन करती है। ये ब्लैक बॉडी की विशेषता है, इसलिए तो उसका नाम ब्लैक होल है, जो आकाशीय पिंड है। उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना जबरदस्त होता है कि वो प्रकाश को भी मोड़कर अपने में समाहित कर लेता है। तो जो भी अपन उपकरण प्रयोग करते हैं उसको देखने के लिए, उस उपकरण से निकलने वाली तरंगों को वापस आने ही नहीं देता, खा जाता है, निगल जाता है, या आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां से कुछ वापस आता ही नहीं, तो इसलिए हमें वो ब्लैक दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम ब्लैक होल है। होल का मतलब ये है कि जैसे गड्ढे में चीजें अपन डालते जाते हैं, तो वो अन्य आकाशीय पिंडों या और को आकर्षित करके ना सबको निगलता जाता है, इसलिए उसका नाम होल भी है। तो ये अभी ब्लैक होल के बारे में पूरी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। ये भी एक बड़ी रहस्यमय चीज है ब्लैक होल भी। विज्ञान में अभी, विज्ञान में क्या, प्रकृति में ऐसे ऐसे अजूबे हैं कि पृथ्वी पर ही पूरी अपनी जांच पड़ताल नहीं कर पाए हैं, तो पूरी ब्रह्मांड को तो समझना बहुत दूर की बात है। तो हाँ, तो वो जो ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो तरंगे है ना, उनका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग टेम्परेचर पर उसको गर्म करके उससे निकलने वाले जो विकिरण है ना, उनको फोटोमीटर इत्यादि जो उपकरण होते हैं उनसे उन्होंने मापा, और उनकी कितनी एनर्जी है, कितनी वेवलेंथ है, उनके जो स्पेक्ट्रम बनाए थे, ग्राफ बनाए थे। उन ग्राफों का जब विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक जुटे, तो उस वक्त तक की जो गणितीय विधियां थी, या जो विज्ञान के जो प्रिंसिपल थे ना, जो मैक्रोस्कोपिक अपने बड़ी वस्तुओं पर लागू होने वाले थे, सिंपल जैसे न्यूटन के क्या नाम लॉज ऑफ मोशन है इत्यादि है, सिंपल जो गैलीलियो की समीकरण है, या और एफ बराबर एम ए जो न्यूटन के गति के नियमों का जो फार्मूला है ना, या सिंपल जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत थे, क्लासिकल जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उनसे उनका उनको हल नहीं मिल रहा था, उससे उनका हल नहीं मिला। तब सबसे पहले मैक्स प्लांक ने ही ना एक परिकल्पना की थी कि ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण होता है ना विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में,
ये कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, सतत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अपन टेप खोलते हैं पानी वाली, तो अपन देखते हैं कि बाकायदा उसमें से एक धार है। तो उस धार को आप लगातार देखते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई टुकड़ा या अलग अलग इस प्रकार से वो धार आपको आती हुई दिखाई नहीं देती है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्लो। और वही टेप अपन बंद कर देते हैं, केवल उससे एक एक बूंद गिरती है। वो बूंदे आकार में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में गैप है, आप उनको अलग अलग पहचान सकते हैं, है ना। उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, अलग अलग। तो मैक्स प्लांक ने सबसे पहले क्लासिकल भौतिकी के हिसाब से तो ऊर्जा का उत्सर्जन है वो पाइप में बहने वाले पानी के समान है। लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा नहीं 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 नहीं, ऊर्जा का जो वास्तविक स्वरूप है उसकी अपन तुलना पाइप से बहने वाले पानी से नहीं कर सकते। वो तो बूंदों के रूप में ही आता है, एक एक बूंद ही आएगी। बड़े रूप में जब अपन देखेंगे, है ना, तो बहुत सी हजारों हजारों बूंदे एक दूसरे की तीन निकट है कि भाई आंखों से देखने से लगेगा भाई कंटिन्यूस फ्लो है। मैक्स प्लांक ने कहा था कि वो इस प्रकार से कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, वो डिस्क्रीट है। और ऊर्जा के बीच छोटे छोटे टुकड़े हैं, पैकेट्स हैं। उसको उन्होंने नाम दिया था क्वांटम। और क्वांटा उसका बहुवचन है। एक से अधिक दो क्वांटम हो गए तो क्वांटा हो गया वो। तो सबसे पहले मैक्स प्लांक ने हीट रेडिएशंस के लिए क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और फिर उसने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ही गणित की भी फिर उसी प्रकार से आगे प्रगति हुई। जैसे इंटीग्रेशन है ना, और क्या नाम, और आपका डिफरेंशिएशन है। तो गणित की अलग अलग फिर डिफरेंशियल कैलकुलस है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस है। इस प्रकार से गणित की भी उसी प्रकार से प्रगति होती है कि साधारण गणित के फॉर्मूले वहां पर लागू नहीं होते, वो अलग प्रकार की गणित हुई। तो इस प्रकार से मैक्स प्लांक ने सबसे पहले क्वांटम सिद्धांत दिया था। अब ये जो सिद्धांत है इसको दिमाग में बैठाना और इसकी जो परिकल्पना है, वास्तविक जो स्वरूप है क्वांटम का, उसका पहचानना, और वो एक बड़ा दुर्बर कार्य है वो। तो मोटे रूप में तो अभी आप इतना ही समझो, आगे जब उसकी विवेचना करेंगे ना, तब वो दिमाग का सारा धुआं है ना वो सारा साफ हो जाएगा। अच्छा, क्वांटम सिद्धांत हो गया ये। उसके बाद में फिर घटना हुई प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ना, कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, एल्कलाइन मेटल्स हैं, कि उन पर जब अपन प्रकाश ऊर्जा डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो वो प्रकाश क्या है कि उस मेटल में, उस धातु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके परमाणु में, उनको बाहर निकाल देते हैं, उनको उत्सर्जित कर देते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव लोगों ने, अब मेरे सहित हार्ट्स व कुछ ऐसा वैज्ञानिक था, उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की समस्या भी वैज्ञानिकों के सामने वैसी आ गई जैसी कि वो ब्लैक बॉडी विकिरणों की समस्या थी। तो उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने सीधी क्या है कि मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था ना, उसी की नकल कर दी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले 1930 में यह बताया कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश भी क्या है कि हीट रेडिएशंस के ही समान, प्रकाश भी ऊष्मीय तरंगों के ही समान कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, लगातार सतत नहीं है, ये भी टुकड़ों में बटा हुआ है। और आइंस्टीन ने जो मैक्स प्लांक का क्वांटम था हीट रेडिएशंस के लिए, उसी का नाम उन्होंने रख दिया फोटोन। तो फोटोन जो वर्ड है ना, अब तो व्यापक रूप से क्या है कि वो एक्स किरणों और गामा किरणों और सब के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले केवल दृश्य प्रकाश के लिए आइंस्टीन ने इस शब्द का उपयोग किया था। तो उसमें ऊर्जा के लिए मैक्स प्लांक ने जिस ऊर्जा के सबसे छोटे टुकड़े को क्वांटम नाम दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश के लिए उससे ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट को
टुकड़ा बोलना ठीक नहीं है, पैकेट है वो, तरंगों का छोटा रूप है वो एक। उस वेव पैकेट को नाम दिया था फोटोन। और भी मजेदार चीज देखो आप। अच्छा, फिर उसने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो जितने भी प्रयोग थे उसके सारे वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट उसने बता दिए थे। तो उससे पहले क्या है कि उसमें तरंगें, प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें भी खोज हो गई थी इनकी। तो इनको क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं मानना था। इनके स्वभाव की प्रकृति, इनकी प्रकृति है ना, नेचर, वो नहीं पता थी। इसकी प्रकृति तो पता लगी हर्ट्ज ने जब प्रयोगशाला में सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगें बनाई। और उससे पहले क्या है कि एक मैक्सवेल नाम का भौतिक विज्ञानी था। तो वो क्या है कि विद्युत और चुंबकत्व के जितने भी नियम थे, उन नियमों की जो समीकरणें प्राप्त हुई थी, सूत्र प्राप्त हुए थे, उनको वो हल कर रहा था। हल करते करते उसका मान उसमें रखा और उसको उसमें से घटाया और उसमें भाग दिया और जोड़ा और घटाव, इस प्रकार से वो गुणा भाग कर रहा था, गणितीय गणनाएं कर रहा था। तो उसको ना एक दो सूत्र उसको ऐसे मिले उसमें। उन सूत्रों को देख के ना वो बड़ा ही अचंभित हो गया। तो एक सूत्र तो उसको मिला था चुंबकीय क्षेत्र के लिए, एक सूत्र उसको मिला था विद्युत क्षेत्र के लिए। तो उन सूत्रों से ना उनकी शक्ल देख के उसने अंदाजा लगाया कि ये सूत्र तो बिल्कुल जैसे ध्वनि तरंगों में ध्वनि तरंग का जो सूत्र होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सूत्र है। तो वहां से उसने परिकल्पना दी थी मैक्सवेल ने कि विद्युत और चुंबक है ना, उन दोनों क्षेत्रों से भी मिलकर ना ऐसी तरंग हो सकती है जो कि प्रकाश के वेग से चलती है, प्रकाश के वेग से। तब तक ये पता नहीं था कि प्रकाश जो खुद है वो खुद ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन उसकी जो गणितीय गणनाएं हैं उसको विज्ञान में प्रमाणिक नहीं माना गया है, क्योंकि प्रयोग के द्वारा ये साबित नहीं हुआ। फिर बाद में हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में सबसे पहले अपना एक उसने उपकरण बनाया था सिंपल सा, उससे उसने विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की थी। और वहां से उसने परावर्तन और अपवर्तन के नियम और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग इत्यादि सारा ज्ञात करके उसने घोषणा की थी कि भाई जो प्रकाश तरंगे हैं और जो ऊष्मीय तरंगे हैं, जो एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, ये सारे की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये एक ही परिवार है, ये एक ही खानदान है, ये एक ही फैमिली है। सिर्फ और सिर्फ इनमें जो अंतर है वो केवल इनकी ऊर्जा का है, तरंग दैर्ध्य का है या फ्रीक्वेंसी का है। तो वहां से पता लगा कि भी उसमें तरंगे इत्यादि सारी की सारी ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान की प्रगति होती है। तो पहले जो नियम बनेंगे फिर उन नियमों में धीरे धीरे सुधार होता रहता है आगे से आगे। गलत नियम कोई सा भी नहीं है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखो आप। जैसे न्यूटन के नियम है और गुरुत्वाकर्षण के नियम है, तो ये नियम गलत नहीं बोल सकते। ये बड़ी वस्तुओं में उसी प्रकार से प्रभावी है, इनसे गणनाएं बिल्कुल सही निकलती हैं। लेकिन ये नियम जब अपन बहुत ही सूक्ष्म चीजों में पहुंचते हैं, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आगे जाएंगे ना, वहां पर इन नियमों से उनकी गणनाएं नहीं हो सकती। वहां पर ये बोल दो कि वहां पर ये नियम है ना फेल है, ये भी आप बोल सकते हो। तो इस प्रकार की होती है विज्ञान। और वहां से फिर वैज्ञानिकों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के सफल व्याख्या के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। और वहां से फिर नियम, क्या नाम, एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो ये फिर मॉडर्न फिजिक्स में आगे से आगे इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। और बाद में हर्ट्ज के प्रयोग के बाद में यही पता लग गया भी मूल रूप से तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है ना, वो मैक्स प्लांक का ही क्वांटम सिद्धांत है, क्योंकि उसमें तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और इस प्रकार से दोनों में एक रूपता वो स्थापित हो गई। अब तो केवल उनके नामांकन और उन वैज्ञानिकों को श्रेय देने के लिए मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और
आइंस्टीन का प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ये केवल नामांकन ही है। बाकी चीजें अब सारी एक में है, ये एक ही चीज है। तो इनको आप पर्यायवाची शब्दों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में अब ये मान्य है। अच्छा, अब उससे पहले क्या नाम, केवल यही चीज प्रचलित थी। पुरातन जो अपनी भौतिकी है, मैक्रो जो भौतिकी है, क्लासिकल जो भौतिकी है, कि जो तरंग होती है, जैसे रस्सी है, रस्सी का एक सिरा अपन बांध देंगे, दूसरा सिरा अपन हाथ में पकड़ लेंगे, तो उस रस्सी को अपन आवर्त गति से ऊपर नीचे हिलाएंगे तो रस्सी में हमें एक तरंग रूप चलता हुआ दिखाई देता है। तो पहले वैज्ञानिक पुरातन भौतिकी में ये मानते थे भी तरंग है ना, वो एक सतत चीज है, लगातार चलने वाली चीज है। जैसे जल की सतह पर अपन पत्थर फेंकते हैं तो लहरें आपको ना आगे बढ़ती हुई बाकायदा ऐसे चलती हुई दिखाई देती है, उसमें कोई आपको विभाजन नहीं दिखाई देगा, टुकड़ा नहीं दिखाई देगा। तो तरंगों को ना एक कंटिन्यूअस चीज मानना था, जो भी तरंग एक कंटिन्यूअस चीज है, उसका टुकड़ा नहीं है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव से जब आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो वही मैक्स प्लांक वाली स्थिति आ गई कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे ना, वो भी लगातार नहीं है, सतत नहीं है, वो भी टुकड़ों में बटी हुई है। जैसे पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों में बटा होता है, जिनको अपन एटम बोलते हैं। ऊपर से देखने से तो लोहे का टुकड़ा है ना, बिल्कुल अपने को लगेगा जैसे एक समान है, इसमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन बाकायदा जब उसको अपन बहुत ही कोई शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इत्यादि देखेंगे, तो भी छोटी छोटी गेंदें आपको दिखाई देंगी, जैसे बहुत दूर 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 हो, बीच में खाली जगह उनके। तो अंदर से प्रकाश की पदार्थ की संरचना ना इस प्रकार से होती है। तो आंखों से देखने से अपन अलग निष्कर्ष निकालते हैं, और बहुत ही गहराई से जब उसका अध्ययन करते हैं या बहुत ही उन्नत उपकरणों से अपन साधारण चीज को भी देखते हैं, तब हमारी दृष्टि क्या है कि बिल्कुल ही बदल जाती है, हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। तो इस प्रकार से ना विज्ञान आगे से आगे प्रगति करता गया, और अब जो भी चर्चाएं अपन कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी मॉडर्न फिजिक्स में शामिल है। तो वहां से फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव से ना अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बताया। अब वहां पर भी समस्या ये थी कि भी कुछ प्रयोग थे, है ना, जैसे इंटरफियरेंस है, और क्या नाम है, बीट्स है ना, और इस प्रकार की जो घटनाएं थी, जैसे यंग का एक्सपेरिमेंट इत्यादि इत्यादि था। तो कुछ प्रयोग तो ऐसे हैं जिनमें उन घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के तरंग स्वरूप का ही उपयोग किया जा सकता है। यानी प्रकाश एक कंटिन्यूस वो है, तरंग। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव और आगे इस प्रकार से क्वांटम स्कैटरिंग वगैरह और जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा भी उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए प्रकाश का तरंग स्वरूप है ना, वो उसमें उसकी व्याख्या करने के लिए पूरी तरह से निष्फल है। वहां पे फिर प्रकाश को कण रूप में ही लेना पड़ेगा। वहां पर वो केवल क्वांटम सिद्धांत से ही उनके रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो यानी दो अलग अलग दो प्रकार के प्रयोगों में, एक में गणितीय गणनाएं है ना, वो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार करने से उनका सत्यापन होता है, और दूसरे प्रकार की जो घटनाएं हैं उसमें प्रकाश के तरंग स्वरूप को मानने पर ही उनका अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के सामने अब समस्या आ गई कि प्रकाश या जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, या इनको मानने क्या फिर। अगर इनको हम कणों के रूप में मान लें तो आधी साइंस पास होती है, आधी साइंस फेल हो जाती है, और उनको अपन तरंगों के रूप में मान लेते हैं तो आधा ज्ञान तो पास हो गया, आधा ज्ञान फेल हो गया। तब वैज्ञानिकों के सामने ना और कोई चारा बचा ही नहीं। तो वैज्ञानिकों ने फिर क्या है कि प्रकाश की या विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति मानी, द्वैत डबल। यानी प्रकाश दोहरा रूप रखता है,
वो तरंगों के रूप में भी है और वो तरंगों के कणों के रूप में भी है, पैकेट्स के रूप में भी है। तो अब क्या है कि केवल ये एक दृष्टिकोण की भिन्नता है ये, बाकी मूल जो स्वरूप है ना तरंगों का वो तो एक ही रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए पाइप से पानी प्रवाहित हो रहा है, आप उसको मोटे रूप से आंखों से देखना चाहोगे तो आपको लगेगा पानी लगातार ही आ रहा है। आप थोड़ा सा बारीकी से उसका अध्ययन कर लो तो पानी के जो छोटे छोटे क्या नाम कणों में आप जाएंगे तो बूंदे हो जाएंगे, और बूंदों से भी और ज्यादा बारीकी में जाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल है उसी को तो अपन जल बोलेंगे, जिसमें दो परमाणु हाइड्रोजन के, एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है। तो जब आप मॉलिक्यूल स्तर पर जाएंगे तो निश्चित रूप से ही है, कभी अलग अलग इकाई है, एक एक मॉलिक्यूल बनकर बूंद बनी और एक एक बूंद बनकर पाइप में से कंटिन्यूस फ्लो। तो ये केवल दृष्टिकोण की भिन्नता है, मूल चीज तो एक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है ना विज्ञान का अध्ययन करने का, वो दो प्रकार से हो गया, उसको अपन ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो अब इस टॉपिक को एक बार यहीं अपन समाप्त करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।